हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी नवीन श्रृंखला देखिए मध्यकालीन भारत के वीडियो आते रहेंगे आपके। और देखिए उसके साथ साथ मैं, क्योंकि बिहार में अगले महीने एग्ज़ाम है, इसलिए मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ दे दिया जाए। तो देखिए मैंने फिर शुरू किया है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, तो आधुनिक भारत में देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक भारत यूरोपीय कंपनियां। तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये यूरोपीय कंपनियां क्यों भारत आती हैं, क्या स्थिति बनती है तब ये भारत आती हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे। देखिएगा यूरोपीय कंपनियां। अब इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, क्या कारण बनता है। ठीक है, तो देखिए यूरोप में जो दौर था वो आधुनिक यूरोप का था, और भारत में दौर था वो मध्यकालीन भारत का। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का शासन था, और मुगल वंश के शासन के दौरान एक मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। देखिए, और यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका था। ठीक है, और इसके साथ भौगोलिक खोजों की शुरुआत होने वाली थी। देखिए ऐसा नहीं था कि भारत का व्यापार यूरोप के साथ नहीं होता था। भारत का व्यापार यूरोप के साथ क्या कहते हैं, प्राचीन भारत से और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक था। ठीक है, तो देखिए एक घटना घटती है, क्या कहते हैं, घटना है 1453 ईस्वी की। तुर्की के क्षेत्र में एक क्षेत्र है कस्तंतुनिया, ये स्थलीय मार्ग है यूरोप और भारत का। ठीक है, तो देखिए इस स्तरीय मार्ग में एक क्षेत्र पड़ता है, तुर्की का क्षेत्र, जहाँ पर कस्तंतुनिया 1453 ईस्वी में इस पर अरबों ने आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। इस क्षेत्र पर अधिकार होने के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। जब यह मार्ग अवरुद्ध हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर शुरुआत हुई थी भौगोलिक खोजों की। तो देखिएगा अगर ये मार्ग क्या कहते हैं अवरुद्ध नहीं होता तो शायद इस तरीके की क्या कहते हैं क्रांति देखने को क्षेत्र में नहीं मिलती। तो देखिए क्या कहते हैं इसी क्षेत्र में 1492 ईस्वी में कोलंबस, देखिएगा क्या करते हैं कि देखिए ये है हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये है भाई दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये क्या है हमारा यूरोप और एशिया। ठीक है, एशिया यहाँ से देखिए खोज करने के लिए भारत के लिए निकलते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है, सॉरी दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप, थोड़ा सा चलो कोई नहीं। क्या करते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप को क्रॉस करके भारत के लिए आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये इसमें मार्ग भटक जाते हैं, और मार्ग भटकने के कारण ये क्या कर लेते हैं, अमेरिका की खोज कर लेते हैं। ठीक है, कौन कर लेते हैं, 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा क्या कर लिया जाता है। और देखिए एक बात और बता दूं कि जो क्या कहते हैं, जो भौगोलिक खोजों में दिलचस्पी सबसे ज़्यादा पुर्तगाल और ब्रिटेन की थी, पुर्तगाल और स्पेन की थी। तो देखिए स्पेन से कोलंबस आए थे 1492 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था कि यूरोप से निकलते हैं किसकी खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए, और भारत की खोज करते हुए ये अमेरिका को खोज लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1498 ईस्वी में इन्होंने जो अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए। और देखिएगा थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, देखिए ये क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और क्या कहते हैं इसको यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं, और क्या अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये यहाँ से निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, दक्षिण अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत में आते हैं, और जिस मार्ग से जो आते हैं उसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। जिस मार्ग से जो आते हैं उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और ये जो वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी में भारत आए थे, और इन्होंने कालीकट बंदरगाह पर अपना बेड़ा रोका। और ये क्या कहते हैं अब्दुल मजीद
पथ प्रदर्शक के साथ मार्ग मतलब नेतृत्व में उसके सहयोग से आए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहते हैं कंपक डाकू स्थान पर अपना जो जहाज था वो रोका, बेड़ा अपना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्होंने क्या किया था। और यहाँ के जो राजा थे जमोरियन इनकी पैतृक उपाधि जमोरियन, इन्होंने क्या किया था, इनका भव्य स्वागत किया था। कब आए थे? 20 मई 1498। किसी ने 17 मई भी दिया है, तो देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आए थे और इन्होंने क्या किया था, यहाँ से मसाले का व्यापार किया था। और मसाले का व्यापार करने के बाद इनको क्या किया था, यहाँ से जब ले जा करके यूरोप में बेचा तो इनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना मुनाफा हुआ था। और ये मुनाफा क्या हुआ कि पुर्तगाली का मतलब अगले पुर्तगाली जो क्या नाम है, और आते हैं अगले पेड्रो अल्वारेज। जो पेड्रो अल्वारेज का जो के नेतृत्व में एक समूह आता है 1500 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो वास्को डी गामा आ जाते हैं, तो यही इन्होंने क्या कहते हैं, ये जो लाभ था 60 गुना मुनाफा, यही यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं कि अब पढ़ते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियां जो व्यापार के उद्देश्य से जो कंपनियां भारत में आती है, इसी को हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले हम क्रम की बात करते हैं, पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का क्रम। आगमन के क्रम की बात करते हैं। देखिए भारत में बहुत सारी कंपनियां आई, इसमें देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो देखिए हमको जो पढ़ना है मुख्य रूप से जो हमारे प्रश्न बनते हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, इन 4 कंपनियों से बनते हैं। इनको हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से पढ़ना है। तो देखिएगा हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए थे। मैंने बताया 20 मई 1498 ईस्वी को ये भारत में केरला के कालीकट बंदरगाह पर, और किसके कहते हैं, अब्दुल मजीद पथ प्रदर्शक था इनका, और इन्होंने आकर के कालीकट बंदरगाह पर आकर के रुके थे और राजा जमोरियन ने इनका भव्य स्वागत भी किया था। ठीक है, तो क्या किया था, आने के क्रम में पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, और डच 1595 ईस्वी में, और अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और डेनिश 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी फ्रेंच 1664 ईस्वी में। हमको मेन रूप से इसको डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी इनको पढ़ना है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपनी की अब आता है कंपनी की स्थापना का क्रम। देखिए आने वाले क्रम में जो अंग्रेज होते हैं वो डचों के बाद में आते हैं, लेकिन जब कंपनी स्थापना की बात आती है तो क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डचों से पहले होती है। तो देखिए कंपनी स्थापना का क्रम, देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में। ठीक है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अब क्या कहते हैं, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन फंस जाता है कि डच पहले आए कि अंग्रेज। तो देखिए आने वाले के क्रम में डच पहले आए, और कंपनी स्थापना की बात जब आती है तो अंग्रेजों की हुई थी। आपको पता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और कहा था कि आप ईस्ट क्षेत्र में जाकर के, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाकर के व्यापार करें। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अब देखिए एक चीज़ और इधर थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या हमें आपका जो क्या कहते हैं कंपनी स्थापना, अब व्यापारी इसमें आ गए, और व्यापारी आने के बाद में क्या किया, अगर किसी भी व्यापार को संचालित करने के लिए किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, तो देखिए इन्होंने अपनी जो कोठियाँ बनाई उन्हीं को कहा जाता है व्यापारिक कोठी। तो पुर्तगालियों ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई थी वो 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी। और अंग्रेजों ने अंग्रेजों की जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी जो 1608 ईस्वी में बनी थी। देखिए आपको एक बात समझा दूं मैं थोड़ी सी, देखिएगा कि एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पहले इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी थी पहले सूरत में बनाई या कोचीन में, सूरत में या मसूलीपट्टम में, मसूलीपट्टम। तो देखिए इसका कारण क्या था कि उस समय पर
जिस समय पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो क्या कहते हैं, जहांगीर उस समय अनुमोदन दे रहे थे कंपनियों के लिए, और 1608 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों को अनुमोदन दे दिया कि आप अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में जाकर स्थापित करें। लेकिन कोई कारण बन गया जिसके कारण जहांगीर गुस्सा हो जाते हैं और जहांगीर ने क्या किया, उस काम को क्या कहते हैं, कंपनी बनने का काम रोक दिया। और रोकने के बाद अंग्रेज 1611 ईस्वी में अपनी क्या कहते हैं व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में जाकर बना देते हैं। और फिर 1613 ईस्वी में फिर से क्या होता है कि ये जो सूरत की जो व्यापारिक कोठी थी उसको बना लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर डचों ने भी मसूलीपट्टनम में अपनी स्थापित की थी 1505 ईस्वी में, और फ्रेंच 1668 ईस्वी में फिर से सूरत। तो याद रखने का तरीका, पुर्तगाली कोचीन, इनको कोचीन ले जाना है 1503 ईस्वी, अंग्रेज सूरत 1608 ईस्वी, और डच मसूलीपट्टनम, और फ्रेंच फिर से लौट के आपका फिर से सूरत। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, जब अत्यधिक व्यापार में लाभ हुआ तो इन्होंने क्या किया था, जो अपनी कंपनियों के वायसराय नियुक्त करके भारत में भेजने लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय, प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, इनका जो समय रहा था 1504 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। कितना रहा था, 1504 से 1509 ईस्वी तक। इनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम वायसराय कहा जाता है। ठीक है, इनको भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम वायसराय कहा जाता है। और इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आप कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? ब्लू वाटर पॉलिसी होती है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिससे कि इनका व्यापार सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, और इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जो व्यापारी थे उनसे कर लिया करते थे, और उसके अलावा क्या करते थे, ये अगर जो कर नहीं देता था उसको क्या करते, लूट लिया करते थे। बात समझ में आ गई। तो पहला जो इनका क्या नाम है, जो पहले वायसराय थे, प्रथम वायसराय क्या कहते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर प्रथम वायसराय कहा जाता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। देखिए उसके बाद क्या है, अगले जो थे आपके अल्फांसो द अल्मीडा। इनका जो समय रहा था 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। इनको क्या कहते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जिस कोचीन में क्या करते हैं, जो पुर्तगाली थे, जो कोचीन में इन्होंने क्या किया था, जो प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, वहीं पर उसको अपना राजधानी कार्यालय क्षेत्र बनाया था। ठीक है, कार्यालय क्षेत्र बनाया था। इनके जो महत्वपूर्ण अभियान हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर का अभियान आदिल शाह के विरुद्ध चलाया था, और 1510 ईस्वी में इन्होंने आदिल शाह से गोवा जीतकर अपने कब्जे में लिया। और देखिए एक बात और बता दूं कि जो पुर्तगाली 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा करते हैं, वो कब्जा सबसे बाद में 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़ते हैं। तो देखिए मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले भारत में आने वाले भी कौन थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली। ठीक है, अब क्या हुआ था, इनका जो उद्देश्य था, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका मेन रूप से उद्देश्य क्या रहा था कि ये ईसाई धर्म का तो प्रचार करना चाहते थे, आर्थिक संपत्ति की चाह रखते थे, यानी अधिक से अधिक व्यापार से धन अर्जित करना इनका उद्देश्य था। अब देखिए, और मैंने बताया आर्थिक संपत्ति की चाह रखते थे। दूसरी बात, ब्रिटेन और पुर्तगाल में एक होड़ मची थी। ब्रिटेन चाहता था कि मेरी ख्याति बढ़ जाए, और क्या कहते हैं, पुर्तगाल चाहता था कि मेरी ख्याति बढ़ जाए। ठीक है, तो एक तरीके से कंपटीशन का दौर था, और इन्होंने एक विवाह नीति चलाई थी। किसने? अल्फांसो द अल्मीडा ने, जिसने जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रथम वायसराय थे उन्होंने क्या चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इन्होंने विवाह नीति क्या थी कि पुर्तगाल के जो पुरुष हुआ करते थे उनकी शादी भारतीय लड़कियों से कराई गई थी, भारतीय महिलाओं से कराई गई थी, और इनकी एक बस्ती बसाई गई थी, और जिससे बस्ती बसाने से, विवाह होने से जो भारतीय थे पुर्तगालियों को अपना समझने लगते थे, और इससे एक नया कल्चर उत्पन्न होता था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा दूसरा,
अगले थे नीनो डी कुना। नीनो डी कुना, नीनो डी कुना देखिए क्या थे, तीसरे वायसराय। अब देखिएगा तीसरे वायसराय, इन्होंने जो गोवा आदिल शाह से अल्मीडा ने जो जीता था, अल्मीडा ने जीता था, उसी गोवा को इन्होंने राजधानी बनाया था। किसको? गोवा को राजधानी, जो 1510 ईस्वी में आदिल शाह से जो जीता था उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, कोचीन से हटके गोवा को। अब उसके बाद इनके समय में 1535 और 1559 ईस्वी को दमन और दीव को कब्जे में लिया गया था। और ये भी आप बता दूं, ये भी दोनों दमन और दीव 1961 में ही आज़ाद होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो पुर्तगालियों से संबंधित हैं, उनको हमें याद रखना है। क्योंकि देखिए प्रिंटिंग प्रेस का जनक, जो प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे, प्रिंटिंग प्रेस का जो जनक कहा जाता है, पुर्तगालियों को कहा जाता है। जब भारत में देखिए इन्होंने कुछ खेती स्टार्ट की थी, जैसे अनानास की खेती, पपीते की खेती। इन्होंने, भारत इन चीज़ों से परिचित नहीं था, कम परिचित था, तो इन्होंने यहाँ पे आकर के इस खेती को बढ़ावा दिया और इसको भारत में भी बढ़ावा दिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इनको तीनों को याद रखना है, केवल 3 वायसराय महत्वपूर्ण है। देखिए प्रथम वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, दूसरे वायसराय ने क्या कहा था, विवाह नीति चलाई। तो देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र था उस पर अपना ये वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिससे कि वहाँ से गुजरने वाला कोई भी व्यापारिक उसको उनको कर नहीं देता था, उसको ये लूट लिया करते थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा था अल्फांसो दा अल्मीडा। अल्फांसो दा अल्मीडा, इनका जो समय रहा था 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। इनको क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इन्होंने अपनी जो राजधानी क्षेत्र बनाया था वो कोचीन को बनाया था। ठीक है। इन्होंने बीजापुर का अभियान, आदिल शाह से बीजापुर के अभियान के दौरान इन्होंने क्या किया था, 1510 ईस्वी में उससे गोवा छीन लिया था। ठीक है। और इस गोवा पर 1961 के बाद ये अधिकार छोड़ते पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। ठीक है। अब इनका क्या उद्देश्य था, जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका क्या उद्देश्य रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार साथ में किया करते थे और संपत्ति अर्जित करना चाहते थे। ठीक है। और क्या करते थे, ब्रिटेन और क्या नाम है, पुर्तगाल में एक कंपटीशन का दौर था। ब्रिटेन चाहता था कि मैं आगे निकलूं और पुर्तगाल चाहता था कि मैं आगे निकलूं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक विवाह नीति चलाई। विवाह नीति के तहत भारतीय महिलाओं का विवाह पुर्तगालियों से कराया गया और इनकी एक बस्ती बसाई गई। उस बस्ती के उससे क्या है कि ये लोग उनको अपना मानने लगे और एक नया कल्चर का जन्म हुआ। ठीक है। आगे तीसरे वायसराय थे नीनो डी कुना। नीनो डी कुना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो गोवा आदिल शाह से किसने जीता था, अल्फांसो दा अल्मीडा ने जीता था, उसको इन्होंने अपनी राजधानी कार्यालय क्षेत्र बनाया था। और 1535 ईस्वी में दमन और दीव तो 59 में कब्जा किया था। उस पर भी प्रिंटिंग प्रेस का जो जनक कहा जाता है भारत में, वो पुर्तगालियों को कहा जाता है। अनानास की खेती स्टार्ट की थी, पपीते की खेती स्टार्ट की थी, जिससे भारत परिचित नहीं था, उसको उन्होंने स्टार्ट किया था भारत में। अब उसके बाद बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा सा ही याद रखना है। देखिए इनका जो आए थे 1595-96 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में, कार्नेलियस हाउटमैन। देखो डचों ने पूर्वी एशिया में जाकर पूर्वी एशिया का अभियान लेकर वहाँ जाकर उन्होंने व्यापार किया था और इंडोनेशियन क्षेत्र में जाकर उन्होंने मसाले का व्यापार किया था। देखिए सर्दियों के दिनों में क्या कहते हैं, यूरोपीय क्षेत्र में भोजन की परेशानी होती थी। इसके कारण यहाँ से जो मसाला, पेपर सॉल्ट जो जाता था, वहाँ जाकर बटन और चिकन पर लगाकर खाया जाता था। ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, मसाले का व्यापार इंडोनेशियन क्षेत्र में किया था। दूसरी बात क्या कहा था, इन्होंने क्या किया था कि भारतीय कपड़े को क्या कहते हैं, भारतीय कपड़े को यानी पुर्तगालियों ने भारत के मसाले को ले जाकर यूरोप में पहचान दी। वहीं डचों ने क्या किया था, भारतीय कपड़ों को ज़्यादा महत्व दिया था। तो ठीक
समझ में आ गया। और उसके बाद में क्या होता है, बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हो जाती है और इनका बोरिया बिस्तर बन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद में देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा, मुझे भी मोटिवेट करिएगा। मुझे तभी तो मालूम पड़ेगा कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं दी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जाकर उनको भी देखें। और हमारे आने वाले वीडियो के लिए भी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मालूम पड़े। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।